फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरकन फड्डा। और आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास की जो पॉलिटी है उसका हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा यूनिट 2 होगा, जिसमें हम की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ेंगे। यानी कि की जो बहुत प्रमुख जो तत्व होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो एक लोकतांत्रिक सरकार को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। किस तरीके के एलिमेंट्स की एक्चुअल में ज़रूरत होती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, उसको जो है हम यहाँ पे काफ़ी कंसाइज वे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे जो हमने लिया, जैसे कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पहले इंडिया है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। तो दो कंट्रियों का जब हम कंपैरिजन करके डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन जब देखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें जो है चीज़ें ज़्यादा जो है लूसिड वे में ज़्यादा समझ में आएंगी, और उससे क्या होगा, हमारा एक बेहतरीन अप्रोच डेवलप होगा पॉलिटी और पॉलिटी की समझ को लेकर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ अ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग जो नस्ल होता है, रेसेस का मतलब क्या होता है, नस्ल से मतलब होता है, अलग अलग नस्ल के लोग जो हैं यहाँ पर निवास करते हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि ये क्या है, ये इंग्लैंड वालों की जो है, यानी कि यूके की, ब्रिटेन की ये कॉलोनी रही है, जिस वजह से यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के लोग आके बसे काम के लिए और बाकी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से यहाँ पर लोग बसे। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी है। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो नीग्रे या जो अश्वेत लोग हैं, जिनके लिए यह शब्द बहुत अच्छा नहीं है कि उन्हें काला कहना, अश्वेत कहना ज़्यादा बेहतर होगा, ये लोग भी यहाँ पर रहते हैं। वाइट हु केम देयर टू सेटल एंड, यहाँ पर जो है लाल मतलब कि जो वाइट पीपल्स हैं वो भी आके यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो लेबर्स एंड ट्रेडर्स, और मजदूर और व्यापारियों के तौर पे भी आए। देखिए, यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम है माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का एक ही बहुत ही एमिनेंट प्लेस है, जो अपनी मतलब की खूबसूरती है और अपना जो है टूरिज्म के लिए भी काफ़ी पॉपुलर जगह है। यहाँ पर जो है एक साउथ अफ्रीकन गर्ल रहती है जिसका नाम है माया नायडू। वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस। अपनी माँ को जो है कुछ पुराने जो डिब्बे हैं उनको साफ करने में मदद कर रही है। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक। एक किताब होती है जिसमें क्या होता है कि पुराने पिक्चर्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह कटिंग करके लोग जो हैं उसे इकट्ठा करते हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, ताकि जब जैसे कि उम्र बढ़ जाती है तो लोग अपनी चीज़ों को किस तरीके से रिमाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो है स्क्रैप बुक तैयार किया जाता है। इसे स्लैम बुक भी कहा जाता है आज के युग के टाइम में। There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. वहाँ पर उसमें कई जो हैं 15 साल की उम्र के कई बच्चों की जो हैं तस्वीरें थी। When she asked her mother who the boy was, जब बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि ये लड़का कौन है, When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. तो उसकी जो माता जी हैं उन्होंने बताया कि इस बच्चे का नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन नाम था। He had been shot by the police, और इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। कैसे, पुलिस ने जो है इस पे गोली फायर कर दी थी। माया was shocked, माया को लगा क्यों गोली मार दी गई। His mother explained that South Africa was earlier governed by the apartheid laws. पहले क्या होता था कि जो रंग भेद की जो नीति होती, अपार्थाइड का, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपार्थाइड का मतलब क्या होता है। अपार्थाइड का मतलब ये होता है कि अफ्रीका में 1990s में नेल्सन मंडेला के मूवमेंट चलाए जाने से पहले अफ्रीका में ये रूल था कि काले लोग, जो अश्वेत लोग होते हैं, उनके लिए चलने की सड़कें अलग होंगी, उनके जो सैलून्स होंगे वो अलग होंगे, उनके जो खाने पीने के रेस्टोरेंट होंगे ये अलग होंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे रंग भेद की नीति बोली जाती है, ठीक है। सड़कें तक चलने के लिए अलग होती है। आपको याद होगा जब गांधी जी जो हैं मॉरिसबर्ग में जब जाते हैं तो उनको जो है ट्रेन में उनके फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन तब भी उनको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि उनका जो उनकी रेस है वो वाइट रेस नहीं थी, यानी कि वो गोरे व्यक्ति नहीं थे। इस वजह से उन्हें फेंक दिया गया बाहर उठा के, ठीक
ठीक है, इसी को अपार्थाइड लॉज कहा जाता है। ठीक है, रंग भेद की नीति या रंग भेद के कानून। अपार्थाइड मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस, नस्ल के आधार पे जो व्यक्ति का बंटवारा किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, उसी को अपार्थाइड कहा जाता है। साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका में जो लोगों को जो बंटवारा है, काले, भारतीय और जो रंग वाले जो होते हैं, जैसे कि गेहुए रंग के व्यक्ति होते हैं, और व्हाइट, 4 अलग अलग रेसेस में बंटवारा किया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉज दीज रेसेस वे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, यानी कि ये चारों जो अलग अलग रेसेस हैं, इनको एक साथ होने की जो है छूट नहीं है वहां पर। मतलब ये एक साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते हैं। इस तरीके की परिस्थितियां वहां पर कानून के माध्यम से, अपार्थाइड कानून के माध्यम से बनाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपार्थाइड लॉज होते क्या हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि दीज रेसेस वे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। ये जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ना तो ये एक तरीके का सैलून यूज कर सकते हैं, ना सेम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे, और ना ही सेम थिएटर में फिल्में देख सकते थे। इस तरीके का जो है भेदभाव वाला ये कानून था। आई होप कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब माया जो है, माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, माया को जो है अपने कान पे जो है भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। माया's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid। अब माया की जो मदर थी वो काफी जो है गुस्से में आ गई जब अपार्थाइड के बारे में बात हो रहा था। She told माया that in those days, तो उन्होंने माया को बताया कि वो दिन जब अपार्थाइड वाली जब परिस्थिति थी तो हालात कितने बुरे थे, उनके बारे में बताया। ठीक है, ये माया की मदर है और ये माया है, आपको ये कार्टून के माध्यम से मैंने बताया। White spokes. Hector and other schools students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu। देखिए, हेक्टर करके जो बच्चा था जिसकी पुलिस के माध्यम से जैसे डेथ हो गई गोली चलाने की वजह से, या उसके साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया गया उसकी डेथ हो गई, वो बच्चा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता था। वो जो उसकी खुद की जो मदर टंग लैंग्वेज थी या लोकल लैंग्वेज थी जिसका नाम था जुलू, ठीक है, जुलू लैंग्वेज को ही वो सीखना चाहता था। द अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सिलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। अब क्या हुआ, जब इस चीज को लेके, लैंग्वेज को लेके वहां पे क्या किया कि विरोध प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस ने क्या किया कि उनके ऊपर गोलियां चला दी। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और उन्हीं की एक गोली जो है हेक्टर को लग गई, और 16 जून 1976 को ये घटना घटित हुई थी, और उस दिन जो है हेक्टर की डेथ हो गई थी। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded in the 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal। जो वहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम क्या था, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जिसके लीडर कौन थे, मैंने जैसे आपको पहले ही नाम बताया, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ी, और 1994 में फाइनली अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक कंट्री बन गई जिसमें सारे रेसेस को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। अब वहां पे गोरे को अलग रास्ते से और जो अश्वेत हैं उनको अलग रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल्स वेयर सेपरेटेड एंड सो वेयर एम्बुलेंसेज, मतलब जो जितने भी तरीके के जैसे हॉस्पिटल्स थे और हॉस्पिटल्स वगैरह थे, और क्या था जैसे कि रेस्टोरेंट हैं, थिएटर्स हैं, इनका जो अलग अलग इस्तेमाल, स्कूल्स थे, इनका जो अलग अलग इस्तेमाल किया जाता, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, अब एकदम ख़त्म कर दिया गया। अब बोला गया कि सब लोग इक्वल हैं, अब सारे व्यक्तियों में कोई रेस डिफ्रेंशिएशन या रेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके बीच में। अब हम लोग पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो पार्टिसिपेशन है, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। अब हम समझेंगे कि हम लोग जो है ये जो 2-2 साल 3-3 साल में जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या होते हैं, लोग अपने फैसले खुद लेते हैं। थ्रू वोटिंग्स इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को वो लोग क्या करते हैं, लीडर बनाते हैं, और वो उनकी मांगों क्या करता है, पूरा करवाता है। जैसे कि उनकी कुछ अच्छी मांग हैं, जैसे कि अच्छे स्कूल्स बने, अच्छी सड़कें बने, इन मांगों को वो व्यक्ति कंप्लीट करवाएगा जिसको ये लोग इलेक्शन में इलेक्ट करेंगे।
अब हम लोग आगे देखते हैं। पीपल इन डूइंग सो इट इज अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों का मानना यह रहता है कि भाई जब ये लोग इलेक्शंस में जीत के जाएंगे तो ये लोग उन बातों को ध्यान रखेंगे कि लोगों की उनसे उम्मीद क्या थी। ठीक है। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। देखिए जैसे कि इंडिया में क्या होता है, प्रधानी है या पंचायती जो जिला पंचायत का चुनाव होता है या एमएलए का चुनाव होता है, कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। तो क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड पीरियड होता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है कि आज अगर हम व्यक्तियों के लिए काम नहीं करेंगे आफ्टर इलेक्शन तो क्या होगा कि जब 5 साल बाद हम दोबारा उनसे वोट मांगने जाएंगे तो वो हमसे क्वेश्चन करेंगे कि हमने आपको चुना था, आपने हमारे लिए क्या किया। कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। ठीक है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू इन द पावर देन दे हैव टू रिइलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर वो फिर से चुनना चाहते तो उन्हें लोगों की उन मांगों को, उन कामों को पूरा करना पड़ेगा जिसका आश्वासन देकर वो चुनाव जीते थे। इन दिस वे द पावर ऑफ दिस गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। अब इससे क्या होगा कि जो जितने भी नेता नगरी वाले जो भी लोग होंगे उनके ऊपर क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और उनके ऊपर लिमिटेशंस भी फिक्स होंगी कि देखिए अगर आप जो हैं लोगों की जो मांगे हैं उनको आप पूरा नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा कि आपको अगले चुनाव में लोग खुद ही हरा देंगे। ठीक है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और भी कई तरीके होते हैं चुनाव में पार्टिसिपेट करने के। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन अ 5 years। इलेक्शंस जो होते हैं नॉर्मली 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और भी कई तरीके होते हैं गवर्नमेंट के साथ जो होते हैं पार्टिसिपेट करने के, सहभागिता बनाने की या भागीदारी करने के। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट्स व्हेन इट रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है कुछ ऐसे कानून बनाती है जिससे लोग क्या होता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप जो है लोगों के फेवर में कानून नहीं बना रहे हैं, लोगों के विरोध में कानून बना रहे हैं। तो क्या होता है, इससे एक चीज का फायदा ये होगा कि लोग जो होंगे जब क्रिटिसाइज करेंगे तो जो गवर्नमेंट होगी लोगों के अगेंस्ट में कानून नहीं बनाएगी। पीपल पार्टिसिपेटिंग बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट के ऊपर कटाक्ष करना या उनकी जो टिप्पणी करना, यह बहुत जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हुआ, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। 2005 में ऐसा गवर्नमेंट ने एक बिल लाया जिसमें क्या हुआ कि बिजली का जो बिल होता है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई कि यानी अब ज्यादा पैसे देना है। तो क्या हुआ, लोग ऑर्गेनाइज हुए, लोगों ने कैंपेन चलाया, लोगों ने विरोध किया, धरना दिया, हड़ताल किया और अपनी ओपिनियन को सामने रखा। तो फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अब उनका जो है वो न्यूट्रल हो गए और उन्होंने अपना वो बिल वापस ले लिया और जेन्युइन तरीके से जो जेन्युइन मांग है उसको पे जो है बिल के तौर पे रखा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज दिस डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। अब गवर्नमेंट को ये अपना जो फैसला था वो उन्हें बदलना पड़ा। उसकी वजह क्या है, लोगों को जवाबदेही उनकी जरूरी है। वो अगले बार अगर उन्हें इलेक्शन में बने रहना है यानी कि एज अ गवर्नमेंट चुन के आना है तो उन्हें लोगों की बात को मानना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे ये पोस्टर्स वगैरह हैं, ये कार्टून्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से क्या है आप थोड़ा सा जो है आप अपनी थॉट को डेवलप कर सकते हैं कि पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। क्या होता है, कई जगह बाढ़ आ जाती है तो गवर्नमेंट फिर क्या बोलती है, स्कीम्स बोलती है कि जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी या उन्हें कंपनसेट करेगी, थोड़ा मोड़ा जो है आर्थिकी मदद देगी। इससे क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा। There are many ways in which people express their views and make governments understand what action they should take. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट ये तय करती है कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। ठीक है। These includes धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेनिंग्स। ये सारी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से जनता क्या है अपना विरोध दर्ज कराती है किसी बिल के माध्यम से, बिल के माध्यम या बिल के अगेंस्ट में या कानून के अगेंस्ट में। ठीक है। Unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government. अब ये क्या चीज़ है, टीवी है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें भी मदद देती हैं ताकि लोग अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रख सकें बेहतर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। इफ़ अ कंट्रीज पीपल्स आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन।
अगर यहाँ के जो लोग होते हैं अगर वो समझदार हों और उन्हें ये समझ हो कि उन्हें अपनी मांग को किस तरीके से मंगवाना है, तो लोकतांत्रिक जो देश होता है बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है. So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. तो हमें क्या होगा कि अगर अगली बार यहाँ पे जो है ये एक तरीके का क्रिएटिव अवेयरनेस फैलाने का यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर अगली बार आप कोई रैली, धरना या प्रोटेस्ट देखें तो आप जो है वहाँ पर जाएं, प्रोटेस्ट करें, लोगों से आप बात करें, उनसे पूछें कि ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा होगा. इससे क्या होगा, आपकी एक पॉलिटिकल जो थॉट होगी, पॉलिटिकल अप्रोच होगा वो डेवलप होगा अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर. अब देखिए, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जो मुद्दा होता है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए. इन मायाज स्टोरी, जो माया जो लड़की थी, माया नायडू, उसकी जो कहानी, हाउ अबाउट अ कन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस, किस तरीके से जो संघर्ष होता है अगर वक्त के साथ नहीं सुलझाया जाता है तो उसके अंदर किस तरीके से जो है हिंसा आ जाती है और मृत्यु तक होने के भी चांसेस हो जाते हैं. ये अगर गलत तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए या प्रोटेस्ट अगर सही टाइम पर ना सुलझा लिया जाए तो. ये जो है उस स्टोरी का मेन क्रक्स भी था. Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions और economic backgrounds do not get along with each other. और ये जो संघर्ष होता है अगर अलग अलग संस्कृति के लोग, धर्म के लोग, रीजन्स के लोग और जो आर्थिकी जो बैकग्राउंड होते हैं यानी कि अमीर और गरीब जो होते हैं, अगर उनके बीच में अच्छी समझदारी, समन्वयकारी जो माहौल नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उनके बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा और इससे फिर क्या होगा, इससे एक बड़े लेवल का एक संघर्ष जो होगा उत्पन्न होगा. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों को मानना है कि लोकतंत्र में सभी लोग सहभागी होते हैं, सभी लोग भागीदार होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं. देखिए क्या होता है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ी सोसाइटी है, वो क्या करेगी, वो ज़्यादा तो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं पाती. जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वुमेन्स हैं, अदर्स हैं. जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग वेल डेवलप्ड हैं, जिनके पास पैसा है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं. तो क्या होता है, जो पिछड़ा समाज होता है वो अपनी मांग को खुल के नहीं रख पाता है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम. अब कुछ हम संघर्षों को किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी सरकार उसको सुलझाई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू फॉलोड बाय द एवरीवन. क्या है, जैसे भारतीय संविधान है उसने कुछ कानून बनाए हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक लोगों को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा, उनके जो जितने भी विल्स हैं वो फुलफिल हो सकें. ठीक है. रिलीजियस प्रोसीजंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. अब क्या होता है, बहुत सारी जब धार्मिक जैसे त्यौहार वगैरह हैं और उसको जो मनाने के तरीके हैं उससे क्या होता है, कभी कभी दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या होता है, संघर्ष की स्थिति पैदा कर देती है. तो गवर्नमेंट पर्टिकुलरली फिर क्या करती है, पुलिस है और इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको उसमें लगा देती है ताकि वो सोल्यूशन निकाल सकें और ग्रुप के बीचों में क्या हो, झगड़ा वगैरह ना हो. At time there is a fear that violence may erupt with people throwing stones and trying to disturb the procession. बहुत सारा क्या होता है, जब धरना और बाकी सारी चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है. इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए क्या होता है, पुलिस को लगाया जाता है. रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट. अब भारत में क्या होता है, नदियां तक, जो नदियां हैं उनके बीच का भी जो झगड़ा होता है उससे भी कई समस्याएं आ जाती हैं. जैसे कि अब जैसे गंगा है, गंगा नदी 3 अलग अलग राज्यों के बीच बहती है. अब क्या होगा कि एक राज्य बोल रहा है, जैसे कि जो ऊपर वाला जो राज्य है जो ऊंचाई पर स्थित है, वो कल को बोल दे कि हम गंगा का पानी आगे जाने नहीं देंगे, तो बाकी राज्य क्या होगा, सूखे से उनकी खेती प्रभावित हो जाएगी, उनकी फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो जाएगी. तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, गवर्नमेंट को फिर रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं. तो इससे भी मसले हो जाते हैं कभी कभी. अनदर एंड इन थर्ड, और आखिरी में जो हमारा जो तीसरा है, द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट. जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे कावेरी का मसला है तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में. ठीक है. कृष्ण राजा सागर डैम का भी इशू है कर्नाटका के बीच में. ठीक है. तो इस तरीके मेट्टूर डैम का भी तमिलनाडु में. इस तरीके के कई इश्यूज हैं जो रिवर स्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं, यानी कि अंतर्राज्य नदी का जो संघर्ष होता है वो भी काफ़ी बड़ा मसला बन जाता है. उसको गवर्नमेंट सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके बनाती है. फिर उसके लिए क्या करते हैं, प्राधिकरण
प्राधिकरण जैसे हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह डेवलप करती हैं, ताकि अच्छे से बातचीत करके जो है राज्य का मामला राज्य के भीतर ही सुलझा लिया जाए। ए कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब इस तरीके का भी मसला ये हो जाता है कि दो अलग अलग डैम्स एक ही नदी पर होते हैं, फिर एक डैम के पास क्या होता है, स्ट्रीम्स का मामला आता है कि हम ज़्यादा खोल देंगे, तुम कम खोलो। इस तरीके से क्या होता है, उनके बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जैसे कि ये नदी देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इस नदी का मैं अगर आप एग्जांपल के तौर बताऊं कि इधर एक अलग राज्य बसा है, एक इधर अलग राज्य बसा है। अब दोनों ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है अपना अपना इंजन लगाएंगे या अपना अपना डैम बनाएंगे। अब ये ज़्यादा पानी ले रहा है तो ये बोलेगा तुम ज़्यादा क्यों लिए, तो इनके बीच क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर ये करेगी कि गवर्नमेंट यहाँ पर ये करेगी कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक यहाँ पे अथॉरिटी क्रिएट कर देगी, और उस अथॉरिटी का काम क्या करना होगा कि उसका मेन काम एक ही होगा। और काम ऐसा होगा कि देखिए भाई, आप एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं। अगर यहाँ पे नदी में 2 लीटर पानी है तो 1 लीटर जो है दूसरा स्टेट लेगा, 1 लीटर दूसरा स्टेट लेगा। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के मामले सुलझाए जा सकते हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस का भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैटर देखेंगे। जैसे कि वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द कमिटमेंट ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक राज्य से ये मांग की जाती है कि देखिए, ज़्यादातर जो राज्यों के साथ अगर इंसाफ करना है तो समानता का व्यवहार करिए और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। इंडिया में पहले क्या होता, छुआछूत बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लोगों को अछूत माना जाता था, उनको रास्ते पे चलने नहीं दिया जाता था, सेम कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, सेम नल का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था, दावतों में उन्हें जो है निमंत्रण नहीं दिया जाता था, और उनके साथ भद्र व्यवहार किया जाता था, अभद्र व्यवहार किया जाता था। इसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 17 है उससे इसको खत्म किया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर whom you have read about earlier in the book and many others like him, अब जैसे कि भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, और उन्होंने जो है कई इस तरीके के आइडियाज़ दिए हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ, ठीक है। The government also recognize this and makes special provision for groups within society that are unequal। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग कानून बनाए हैं, जैसे कि SC/ST एक्ट है। इनके माध्यम से जो है उन्हें इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम टाइम टू टाइम किया जाता है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। अगर एक समाज लड़की और लड़के में अगर फर्क करता है तो क्या होगा, ये अन्याय है। इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू promote justice by providing a special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus it is possible that fees for the girls might be waived or lowered in the government school or colleges। अब इस तरीके की चीज़ों को क्या होता है, समाज में लोग ये बोलते हैं कि अरे लड़कियों को ज़्यादा मत पढ़ाओ, और इन्हें क्या है, इन्हें घर में ही रहने दो, इन्हें बाहर नहीं ज़्यादा जाने देना चाहिए। गवर्नमेंट इन सारे लोगों को, ताकि ये दिमाग में जो उनके खुराफात चलता है इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके से बनाती है कि अगर आप बच्ची को अपने स्कूल पढ़ने भेजेंगे तो उसको हम अनाज भी देंगे, कपड़े भी देंगे, और उसकी फीस भी नहीं लगे। तो लोगों का क्या होता है, लोगों का परसुएशन ऑफ हार्ट होता है, हृदय परिवर्तन होता है, दिल में बदलाव होता है। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन सारी गतिविधियों को करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर मैंने काफ़ी कंसाइज वे में, समराइज वे में जो है आपके साथ डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।